नमस्कार प्यारे बच्चों। आज दिनांक 23 जुलाई वर्ष 2021 है और हम शुरू कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1 का सेकेंड चैप्टर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तत्व तथा तत्वों का वर्गीकरण उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर डोबेरान का त्रिक का नियम क्या होता है वो समझेंगे। न्यूलैंड का अष्टक नियम समझेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी समझेंगे और आधुनिक आवर्त सारणी समझेंगे। इसके पहले यहाँ थोड़ा सा रिवीजन कराया गया है, थोड़ा सा याद कीजिए जो पिछली कक्षाओं में आप कर चुके हो। द्रव्य के प्रकार कौन कौन से हैं, यानी जो पदार्थ होते हैं वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो कोई भी पदार्थ बेटा या तो तत्व के रूप में होगा, या तो यौगिक के रूप में होगा, या तो मिश्रण के रूप में होगा। इस तरह से भी द्रव्य के प्रकार हो सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि द्रव्य की जो अवस्थाओं के अनुसार द्रव्य के 3 प्रकार हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। तो ये द्रव के प्रकार हैं। फिर तत्वों के प्रकार कौन कौन से हैं। जो तत्व होते हैं वो धातु, अधातु या धातु सदृश कह सकते हैं, अथवा अवस्था के अनुसार तत्वों को भी ठोस, द्रव और गैस, इन 3 प्रकार में वर्गीकरण किया जा सकता है। 2 प्रश्न के उत्तर हो गए। तीसरा, द्रव के सूक्ष्म से सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं। यहाँ द्रव्य का मतलब पदार्थ समझना। हाँ, द्रव्य का मतलब कोई बहने वाली चीज की बात नहीं हो रही, लिक्विड की बात नहीं हो रही है, वो शब्द अलग है। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। थर्ड क्वेश्चन हम लोग चर्चा कर रहे थे, द्रव्य के सूक्ष्म से सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं। ये तो पता होगा आप लोगों को, क्या कहते हैं। किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या बोलते हैं। आप लोग बोल नहीं रहे हो, नाराज हो क्या मुझसे आप लोग। तो बोलते क्यों नहीं हो। गुरु पूर्णिमा के दिन भी बच्चे अगर गुरु से नाराज रहे तो फिर कैसे काम चलेगा। बताइए, द्रव के सूक्ष्म से सूक्ष्म कण नहीं आता तो बोलो सर नहीं मालूम, आप बताओ, ऐसा बोला करो, चुप मत रहा करो। अभी भी चुप हो। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, द्रव्य के सबसे छोटे कण को ना परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं। परमाणु। हाँ, थर्ड का आंसर हो गया। तत्व तथा यौगिक, इनके अणुओं में क्या अंतर है। तत्व का यौगिक और अणु का यौगिक, सॉरी यौगिक के अणु, क्या अंतर हो सकता है इसमें। मुझे पता, ये भी नहीं पता होगा, जबकि पिछले क्लास में पढ़ चुके हो, वही पूछ रहा हूँ मैं। चलो मैं बता देता हूँ बेटा। देखो, यौगिक के जो अणु होते हैं वो विभाजित किए जा सकते हैं, उसको हम लोग ब्रेक कर, जैसे कि H2O एक यौगिक है तो उसको हम लोग विभाजित कर सकते हैं। H2O को अगर आप विभाजित करोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा, बराबर। हाँ सर, तो बोलो। हाँ, यौगिक के अणुओं को विभाजित किया जा सकता है, लेकिन तत्व के अणु को विभाजित नहीं कर सकते। जैसे कि H2O यौगिक है, आपने विभाजित कर दिया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन एक तत्व है और ऑक्सीजन भी एक तत्व है, तो ऑक्सीजन को आप तोड़ोगे तो भी ऑक्सीजन ही मिलेगा। मतलब तत्व को आप विभाजित नहीं कर सकते, बराबर। और तत्व में क्या होता है कि एक प्रकार के ही अणु पाए जाते हैं। जैसे आप ऑक्सीजन गैस ले लो तो सब ऑक्सीजन के ही अणु रहेंगे। कोई लोहे का टुकड़ा ले लो तो लोहा एक तत्व है, उसमें सब लोहे के ही अणु रहेंगे। बात समझ रहे हो। तत्व में ये सबसे बड़ा अंतर तो यही है जो मैं क्या भी कह रहा हूं, कि तत्व में एक ही प्रकार के अणु पाए जाते हैं, जबकि यौगिक में 2 या 2 से अधिक अणु पाए जाते हैं। जैसे पानी आप ले लो तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन 2 अणुओं से मिलकर के बना है। जबकि आप कोई तत्व ले लो तो तत्व में एक ही परमाणु मिलेंगे। हाइड्रोजन ले लो आप तो उसमें हाइड्रोजन के ही परमाणु रहेंगे। दूसरा तत्व ले लो, कोई ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन के ही परमाणु रहेंगे।
तो ये प्रमुख अंतर तो यही है कि तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, और जो यौगिक है उसमें दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी बताओ, आ गई कि नहीं आ गई? हाँ। अब हम लोग देखते हैं तत्वों का वर्गीकरण। हम लोग क्या देखेंगे? तत्वों का वर्गीकरण। तो तत्वों का वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब जरा आप समझ लो। ये मैंने क्रॉस सॉरी 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 क्रॉस लेट आने वाले भी डिस्टर्ब करते हैं। क्रॉस मैंने इसलिए किया है क्योंकि पिछले साल ये पोर्शन ओमिट था, इसलिए क्रॉस किया है। लेकिन आप लोगों के लिए ओमिट नहीं, आपको सब पढ़ना है। तत्वों का वर्गीकरण, पहले बात तो वर्गीकरण समझ लो। वर्गीकरण क्या होता है? देखो, घर में भी हम लोग सामान का वर्गीकरण करते हैं। जूतों को, जो चप्पल जूते हैं उसकी अलमारी अलग रखते हैं, कपड़ों की अलमारी अलग अलग रखते हैं, खाने पीने का जो सामान है उसकी अलमारी अलग रखते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते? अरे बोलिए भाई, चुप क्यों रहते हो? आप लोग हो कि नहीं इसमें, कि मैं अकेले ही बोल? तो देखो, जैसे घर के सामान का हम वर्गीकरण करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि जब कोई सामान हमको ढूंढना हो और हमने वर्गीकरण किया है तो बहुत आराम से मिल जाता है, ढूंढना आसान हो जाता है। ऐसे ही देखो, शुरू शुरू में बहुत कम तत्व थे, और धीरे धीरे तत्व कई की खोज होती गई, और तत्वों के बारे में, उनके गुणधर्म और के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा होती चली गई। तो क्या हो गया, जब ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी होने लगती हैं तो हमको उनका ग्रुप बनाना पड़ता है। एक ही टाइप की चीज़ों को एक जगह अलग रखो, अब दूसरे टाइप की चीज़ें थोड़ी अलग हैं तो उसको थोड़ा अलग रख दो, ऐसा वर्गीकरण करते हैं। तो क्या हुआ कि फिर बहुत सारे तत्वों की जब जानकारी इकट्ठी हो गई, बहुत और अधिक सारे 118 तत्व की खोज हो गई, उनकी बहुत सारी जानकारी मिलने लगी, तब क्या हुआ कि जो उपलब्ध तत्व थे उनका अध्ययन आसान करने के लिए वैज्ञानिक जो है उनके आपस के संबंध में पता लगाने लगे कि कौन कौन से तत्व एक जैसे हैं, समानता किसमें है। अब पहले क्या था? पहले तत्वों को सिर्फ धातु, अधातु, ऐसे दो ही प्रकार में वर्गीकरण किया गया था। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, धातु सदृश तत्व भी होते हैं, जो धातु के जैसे भी होते हैं और अधातु के जैसे भी होते हैं। तो वर्गीकरण का एक और नया प्रकार आ गया, धातु सदृश। तो इस तरह से जैसे जैसे तत्वों के गुणधर्म के बारे में ज्ञान बढ़ने लगा, वैसे वैसे अलग वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण करने की अलग अलग पद्धतियां खोजी। वर्गीकरण की जरूरत क्या थी? वर्गीकरण की जरूरत इसलिए थी कि वर्गीकरण करने से तत्वों का अध्ययन आसानी से हो जाता है। जैसे मान लो 10 तत्व एक ही जैसे हैं, तो उनको आपने एक ही ग्रुप में डाल दिया, तो आपको पूरा 10 तत्व के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक तत्व के बारे में यदि आपने जान लिया तो बाकी उस ग्रुप में जितने तत्व हैं सबके बारे में पता चल जाएगा। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है? कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, तो उसका उत्तर क्या लिखोगे? कालांतर में तत्वों की संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे तत्वों की संख्या और उनके गुणधर्म तथा उनके ज्ञान की जानकारी बढ़ने लगी। तो इसलिए उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने समान गुणधर्म वाले तत्वों का वर्गीकरण किया, ताकि उनका अध्ययन आसान हो सके। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों ही? ताकि तत्वों का अध्ययन आसानी से किया जा सके, इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई। समझे बेटा? हाँ। अब ये वर्गीकरण करने में सबसे पहला जो प्रयास था वो था डोबे रायनर का। डोबे रायनर ने सबसे पहला प्रयास किया। उन्होंने क्या किया? डोबे रायनर ने समान गुणधर्म वाले तीन तीन तत्वों का समूह बनाया और उसे त्रिक नाम दिया। सबसे पहला काम क्या किया? जितने भी समान गुणधर्म वाले तत्व थे उनका तीन तीन का समूह बना दिया। जैसे ये लिथियम, LiNa और K, देखो एक तीन तत्व का एक समूह बन गया, फिर तीन तत्व का दूसरा समूह, तीन तत्व का हाँ, ऐसे तीन तीन के समूह बनाए, और इन तीन तत्वों के समूह को बोलते हैं त्रिक।
त्रिक समझा आपको? कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। एक मिनट बेटा, कोई आया है मिलने। डोबेरायन का त्रिक का नियम आपको समझा रहा हूँ। पहले डोबेरायन का त्रिक किसे कहते हैं वो समझ लो। डोबेरायनर ने समान गुणधर्म वाले तीन तत्वों का तीन तीन समूह बनाया जिसे त्रिक नाम दिया। अब इस त्रिक में क्या होता था, देखो त्रिक की विशेषता क्या थी। एक त्रिक में तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। अच्छा, ये एक काम और किया। पहले क्या किया, समान गुणधर्म वाले तत्वों को तीन तीन का समूह बनाया, और उसके बाद वो जो तीन तीन का समूह बनाया था उसमें उन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, पहले छोटे द्रव्यमान वाला तत्व, फिर उससे बड़े द्रव्यमान वाला, फिर उससे बड़े वाला। फिर उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान त्रिक के अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर होता है। यहां से देखो, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। डोबेरायन के त्रिक के बारे में टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है, तो सबसे पहले क्या लिखना, डोबेरायन ने क्या किया। डोबेरायन ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को तीन तीन के समूह में बनाया, जो उसे त्रिक नाम दिया गया। और त्रिक में उन्होंने तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। तो उन्होंने क्या पाया कि मध्य वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर होता है। एग्जैक्ट नहीं, लगभग बराबर होता है। इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको। जैसे कि ये त्रिक देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इसमें देखो, ये जो मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान है वो 23 है। मध्य में सोडियम है, इसका परमाणु द्रव्यमान 23 है। अब इसमें पहला और तीसरा यानी एल आई और के, एल आई का 6.9 है और के का कितना है, 39.1 है। तो ये फर्स्ट और ये थर्ड, इन दोनों का द्रव्यमान अगर प्लस कर दें और 2 से भाग दे दें, यानी औसत निकालें, तो देखो 23 आंसर आता है। यानी बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के लगभग बराबर ही आ रहा है। यहाँ तो एग्जैक्ट बराबर आ गया, कहीं कहीं लगभग आता है। जैसे देखो, ये 88.7 है, यहाँ 87.6 है, ये 81.2 है, 79.9। तो त्रिक में क्या होता है कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत अगर निकालेंगे तो वो जो औसत है वो त्रिक के बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग लगभग बराबर मिलता है। ये था डोबेरायन का त्रिक का नियम। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो भी बोला करो बेटा, तो मैं और अच्छे से समझाया करूं। ये आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 पार्ट में याद करो। पहला, समान गुणधर्म वाले तत्वों का तीन तीन का समूह बनाया जिसे त्रिक नाम दिया। दूसरा, त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान त्रिक के अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर होता है। फिर ये इसके कुछ उदाहरण हैं, ये आप लोग याद कर लेना। कम से कम एक उदाहरण तो याद ही कर लो। ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वाला, हाँ, ये एक उदाहरण याद करो। अब उसके बाद में डोबेरायन ने इस तरह से तत्वों का वर्गीकरण किया त्रिक बना बना करके। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई देखो, प्रॉब्लम की वजह से डोबेरायन का त्रिक चल नहीं पाया, फेल हो गया। क्या प्रॉब्लम हुई? उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे वो सब का वर्गीकरण डोबेरायन के त्रिक में नहीं हो सका। उस समय जितने भी तत्व मालूम थे, जितने तत्वों की खोज हुई थी, सब का सब सभी तत्व का त्रिक नहीं बन सका। इस कमी की वजह से डोबेरायन का जो त्रिक है, डोबेरायन का त्रिक का नियम, ये सफल नहीं हो सका। बात समझे कि नहीं बेटा आप लोग? अब देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है नीचे। पहले में देखो 3 दिया है, 1 2 3 तत्व दिया है। दूसरे में भी 3 तत्व दिया है, 1 2 3। तीसरे में भी 3 तत्व दिया है। और आपको पूछा है कि इनमें से डोबेरायन के त्रिक पहचानिए। डोबेरायन का त्रिक पहचानना है आपको।
तो करना क्या है आपको, क्या करना है? हाँ, चेक करना है आपको। जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था, ये फर्स्ट वाले का परमाणु द्रव्यमान और थर्ड वाले का परमाणु द्रव्यमान दोनों को प्लस करके 2 से भाग दे दिया, तो जो आंसर आया वो बीच वाले के द्रव्यमान के लगभग लगभग बराबर आता है। यहाँ भी वही करना है, यहाँ पर भी वही करना है। ये फर्स्ट वाला था तो ये है 24.3 और 87.6, ये दोनों को प्लस करो और 2 से भाग दे दो। अगर ये 40.1 के आसपास अगर आता है तो इसका मतलब ये डोबेरैंड का त्रिक रहेगा। और अगर इन फर्स्ट और थर्ड को प्लस करके 2 से भाग देने पे अगर ये लगभग लगभग इसके बराबर नहीं आता तो डोबेरैंड का त्रिक नहीं रहेगा। इस तरह से आप पहचान सकते हो। तो फर्स्ट टॉपिक हो गया डोबेरैंड का त्रिक का नियम। चलो बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक की तरफ। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या होता है? देखो, न्यूलैंड ने भी क्या किया, न्यूलैंड ने भी उस समय जितने भी तत्व थे उनको परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा, जैसा मेंडलीव ने किया था। तो उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे सबको उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा। आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में, पहले हल्का वाला, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी, तो छोटे बढ़ते क्रम में रखा। जैसे जो हाइड्रोजन सबसे हल्का था तो उसे सबसे पहले रख दिया, शुरुआत हाइड्रोजन से किया क्योंकि सबसे हल्का था। और थोरियम सबसे भारी था तो इसलिए उसको सबसे लास्ट में रखा। तब उन्होंने क्या पाया, उन्होंने ये पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म या पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। जैसे उन्होंने तत्वों को अरेंज किया है, जैसे यहाँ से गिनना चालू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो यहाँ से गिना तो 8वें नंबर पे आ गया, तो ये गुणधर्म समान है। एक्चुअली हाइड्रोजन को नहीं गिनना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन ऑप्शनल में है। यहाँ से गिनती शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वें, तो ये पहला और 8वां ये इसके गुणधर्म समान होंगे। यहाँ से अगर गिनती करूँ तो 8वें पे क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ रहा है। तो पहला और 8वां हर कहीं से भी गिनती शुरू करेंगे तो जो 8वां तत्व आएगा उसका गुणधर्म और जहाँ से गिनती शुरू किया था उसका गुणधर्म समान मिल रहा था न्यूलैंड को। बात समझ में आ रहा है? तो न्यूलैंड ने क्या किया, उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे सबको उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा। फिर उन्होंने क्या पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म या पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। इसी को न्यूलैंड के अष्टक का नियम कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है बेटा, इसको अंडरलाइन कर लो, अपने अपने नोटबुक में लिखो और याद करो, एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखो। उसके बाद देखो, ये न्यूलैंड ने उस समय ज्ञात सभी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में रखा। फिर उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म या पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। इसे ही न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। हाँ, फिर नीचे उदाहरण दिया है, जैसे सोडियम या लिथियम से 8वें क्रमांक का तत्व है, इसलिए दोनों के गुणधर्म समान है। इसका सोडियम और लिथियम का बात हो रहा है। यहाँ पर देखिए, सोडियम जो है वो लिथियम के बाद 8वें क्रमांक का तत्व है, इसलिए दोनों के गुणधर्म समान है। तो ये आपको उदाहरण भी लिखना है। सोडियम लिथियम से 8वें क्रमांक का तत्व है, इसलिए दोनों के गुणधर्म समान है। एक दूसरा भी उदाहरण दिया है, मैग्नीशियम और बेरिलियम में भी समानता है। ये देखो, मैग्नीशियम बेरिलियम के बाद 8वें क्रमांक पर आता है। हाँ, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम इनमें भी समानता होती है, क्योंकि ये जो मैग्नीशियम है वो बेरिलियम के बाद 8वें क्रमांक पर होता है, तो इसके भी गुणधर्म समान रहते हैं। फ्लोरीन का देखो दिया है, फ्लोरीन से आप काउंट करोगे तो 8वें क्रमांक पर क्लोरीन आएगा, तो इसलिए फ्लोरीन और क्लोरीन के गुणधर्म में भी समानता होती है। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था, इसकी तुलना संगीत के अष्टक से भी की गई थी।
हाँ, क्योंकि जब हम लोग संगीत का अष्टक बोलते हैं तो सा रे ग म प ध नी, लास्ट में वापस से सा बोल देते हैं। जो पहला स्वर और आठवां स्वर संगीत में भी सेम रहता है। तो संगीत के स्वरों की तरह मेंडलीव ने भी पाया कि हर एक आठवें तत्व का गुण, कहीं से भी गिनती शुरू करेंगे तो आठवें तत्व का गुणधर्म जहां से हमने गिनती शुरू किया है उस तत्व के गुणधर्म के समान होता है। तो ये था न्यूलैंड का अष्टक नियम। लेकिन न्यूलैंड के अष्टक नियम में भी, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखना, उसके उदाहरण लिख देना बेटा, और फिर उसके अष्टक से संगीत के अष्टक से तुलना क्यों की गई वो भी लिख देना। क्योंकि संगीत प्रणाली में सारे गामा पाधा निसा ये संगीत के अष्टक होते हैं। इसमें पहला और अंतिम जो स्वर होते हैं वो समान होते हैं, इसीलिए संगीत के अष्टक की तुलना न्यूलैंड के अष्टक से की गई। फिर न्यूलैंड के कुछ त्रुटियां भी थी, कुछ कमियां भी थी। न्यूलैंड भी सफल नहीं हो सका, न्यूलैंड का अष्टक नियम भी लागू नहीं हो सका। क्यों लागू नहीं हो सका, क्या क्या कमियां थी? पहली कमी तो ये थी कि जो न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक के ही लागू हो सका है। जो कैल्शियम देख रहे हो, कैल्शियम ऊपर देखो, आप किताब में देखोगे तो कैल्शियम तक को ही डार्क किया गया, उसके बाद हल्का कर दिया है सब अक्षर। कैल्शियम तक डार्क है, उसके बाद हल्का है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। ये पहली कमी थी कि न्यूलैंड का नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, उसके बाद लागू नहीं हो पाता। दूसरी कमी ये थी कि न्यूलैंड ने कुछ स्थानों पर दो दो तत्वों को रखा था। सभी तत्वों को स्तंभ में समाविष्ट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए न्यूलैंड ने कुछ स्थान पर दो दो तत्व एक साथ रख दिए थे। जैसे देखो यहाँ पे कोबाल्ट निकल दो तत्व एक साथ रख दिया, यहाँ पे देखो Ce और La एक साथ रख दिया। तो ये दूसरी कमी थी कि कहीं कहीं पर न्यूलैंड ने एक साथ दो दो तत्व रख दिया था। तीसरी कमी क्या थी? तीसरी कमी ये थी बेटा कि असमान गुणधर्म वाले तत्वों को भी किसी और गुणधर्म वाले तत्वों के समूह में डाल दिया। जैसे कि कोबाल्ट और निकल, ये क्या है? धातुएं हैं, जबकि ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये अधातुएं हैं। तो धातुओं को अधातुओं के समूह में डाल दिया। यहाँ पर भी देखिए लास्ट वाले में भी ये आयरन, Fe मतलब आयरन होता है, फेरस लोहा, लोहे को भी देखो अधातु के समूह में डाल दिया। तो ये कमी थी कि क्या था कि कोबाल्ट, निकल और ये Ce, La, इसके अतिरिक्त कुछ ये कुछ भिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही स्वर में रखा, ये तीसरी कमी थी। जैसे कि उदाहरण कोबाल्ट और निकल, इन धातुओं को न्यूलैंड ने दो स्वर के नीचे रखा। डो, कोबाल्ट और निकल को दो स्वर के नीचे रखा हुआ है, जबकि दो स्वर में क्या था? हेलोजन थे, हेलोजन, इसको हेलोजन बोलते हैं। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हेलोजन के समूह में रख दिया, जबकि हेलोजन अधातुएं होती हैं और कोबाल्ट, निकल धातुएं होती हैं। तो कोबाल्ट, निकल धातुएं होती हैं, फिर भी उनको अधातुओं के समूह में रख दिया था। ऐसे ही आयरन को भी देखो, ये Fe जो मैंने आपको बताया, Fe को भी ऑक्सीजन, सल्फर जैसे अधातुओं के समूह में रख दिया। Fe जो कि लोहा का सूत्र है, उसको भी ऑक्सीजन, सल्फर जैसे अधातुओं यानी कि टी स्वर में रख दिया। ये टी स्वर है, टी स्वर के में रख दिया था। उसके बाद में अगली कमी क्या थी? नए खोजे गए तत्वों को समाविष्ट करने के लिए न्यूलैंड के अष्टक नियम में कोई प्रावधान नहीं था। मतलब न्यूलैंड ने केवल कैल्शियम तक के ही तत्वों को क्लासीफाई की, वर्गीकरण किया था। बाद में जो नए तत्व मिले वो न्यूलैंड के अष्टक नियम में समाविष्ट नहीं हो पाए। बाद में भी जो तत्व खोजे गए उसमें न्यूलैंड के अष्टक नियम लागू नहीं हो सके। ये सारी न्यूलैंड की कमियां हैं, ये आप लोग हेडिंग डाल के सारे एक एक कमियां लिख देना। कितने लोग लेक्चर अटेंड किए ये बताओ जल्दी, गिन के बोलो जल्दी से।
जल्दी बताओ बेटा, दूसरा लेक्चर है मेरा। 15 लोग। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। जो भी होमवर्क दिया है मैंने वो आप लोग कर लेना। न्यूलैंड का, हाँ हाँ, 11/5 को दूसरा लेक्चर है मेरा। तो ये लेक्चर 15 लोगों ने अटेंड किया। ठीक है बेटा, होमवर्क जो दिया है वो कर लेना बेटा, जो भी पढ़ाया मैंने। नोटबुक पूरी करते जाओ, कभी भी चेक करूंगा मैं नोटबुक। हाँ, बाय बेटा, बाय।